प्रॉपर्टीज ऑफ N2, सॉरी। एयर से अगर O2 सेपरेट कर दी जाए और केवल N2 बचे तो क्या होगा? आंसर है वी विल डाई। क्यों मर जाएंगे हम N2 के इन्वायरमेंट में? इज इट अ पॉइजनस गैस? इज इट अ पॉइजनस गैस? आंसर है इट इज नॉट अ पॉइजनस गैस। It is not a poisonous gas. It is an inert gas, almost inert gas. Almost unreactive. And it does not support combustion. Does not support combustion. तो अगर हम O2 इनहेल ना करें, प्योर N2 इनहेल करें, तो हमारी बॉडी में कंबशन रिएक्शन नहीं हो पाएंगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म की बात नहीं हो रही है कि N2 को पचाना है। सिंपल है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट का। पहले तो कार्बोहाइड्रेट ही बर्न होता है, तो हमारी डेथ हो जाएगी, बिकॉज इट इज अनरिएक्टिव। ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करती गैस, ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करती, ऑलमोस्ट इनर्ट गैस है। दूसरा बताएं, ये डायामैग्नेटिक गैस है या पैरामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। कॉन्फ़िगरेशन लिखें, σ1s2 σ*1s2। क्या नेचर होगा इसका? मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आपको मिलेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज अ डायामैग्नेटिक गैस। डायामैग्नेटिक। ठीक है, नाउ वी कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखें रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में कौन रिएक्ट करता है? आंसर है ओनली लिथियम, बाकी रिएक्ट नहीं कर पाते।
केवल लिथियम N2 से रिएक्ट करता है। ये है बैलेंस रिएक्शन। और N2 क्यों रिएक्ट करता है ओनली लिथियम से, इसका रीजन आप एस ब्लॉक में ऑलरेडी लिख चुके हैं। एल्कली मेटल्स में ढूंढेंगे, मिल जाएगा आपको सारा रीजन। मैं केवल एक ही सेंटेंस बोलूंगा एक्सप्लेनेशन के लिए। इस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? रिस्पॉन्सिबल एनर्जी कौन सी है जिसकी वजह से रिएक्शन होती है? ट्रिपल बॉन्ड तो चाहता है कि रिएक्शन ना हो। एन ट्रिपल बॉन्ड एंड तो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ये तो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ट्रिपल बॉन्ड तो चाहता है रिएक्शन ना हो, बट which energy is responsible for the spontaneity of this reaction? तो आंसर है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये डिसाइड होता है बॉर्न हैबर साइकिल से। बॉर्न हैबर साइकिल हर एक मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन के लिए बना सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल यहां द्वारा लिख देता हूं, आगे 16, 17, 18 हर एक ग्रुप में यही बात आने वाली है 17 तक। मैं इसको पूरा लिख देता हूं, बॉर्न हैबर साइकिल क्या है। ये आप एल्कली मेटल में ऑलरेडी लिख चुके हैं। सबसे पहले लिथियम को सबलाइम करेंगे, इसमें एनर्जी लगेगी। जो एनर्जी लगेगी उसका नाम है सब्लिमेशन एनर्जी, और उसको 6 टाइम्स करेंगे। फिर इसको आयनाइज करने में एनर्जी लगेगी। आयनाइजेशन में जो एनर्जी लगेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी। लिथियम सॉलिड को लिथियम गैसियस आयन तक ले जाने में वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। फर्स्ट sublimation energy, then ionization energy, and they are 6 times value। N2 को पहले ब्रेक करना होगा N एटम्स में। यहां जो एनर्जी लगेगी वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और N एटम को N3 माइनस में कन्वर्ट करना है। इसमें भी एनर्जी लगती है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन सारे प्रोसेसेस में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। All the steps require energy। इस सारी एनर्जी को कंपेंसेट कर दिया जाता है बाय लैटिस एनर्जी। लास्ट प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और वो है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी मस्ट कंपेंसेट ऑल द रिक्वायर्ड एनर्जीज। If this is the case, then this reaction will take place, because delta H of the reaction
मस्ट बी नेगेटिव, मस्ट बी नेगेटिव। और डेल्टा एच है इन सारी, डेल्टा एच का टोटल, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ ऑल द डेल्टा एच। Why the enthalpy of reaction must be negative? Why it must be negative? Because in addition reaction, delta S is negative. In addition reaction, delta S is negative. अगर रिएक्शन का डेल्टा एस नेगेटिव है और आगे नेगेटिव साइन है तो ये टर्म तो पॉजिटिव हो गया। डेल्टा जी को नेगेटिव कैसे बना सकते हैं? स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, तो एक ही कंडीशन बचती है, वो ये है कि रिएक्शन का डेल्टा एच हाई नेगेटिव वैल्यू हो। इस पॉजिटिव वैल्यू से भी ज्यादा नेगेटिव डेल्टा एच होना चाहिए, तब नेट नेगेटिव बनेगा राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव हो पाएगा। और ये होता है केवल लिथियम के केस में, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के साथ ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो बोन हेबर साइकिल है, ये मेटल एंड नॉन मेटल के बीच रिएक्शन के लिए है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब ये नहीं कल के दिन आप मुझसे पूछो कि क्या सर बॉन हेबर साइकिल इस रिएक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप मुझसे पूछो कि क्या ये इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो सोचो क्या मेरा बीपी कंट्रोल रहेगा? मैं तो बीपी का मरीज बन जाऊंगा धीरे धीरे। जब मैंने इतना क्लीन आपसे कह दिया कि ये मेटल और नॉन मेटल के लिए बॉन हेबर साइकिल यूज होता है, ये तो मात्र एक एग्जाम्पल है। आप ये देखो कि ये मेटल और नॉन मेटल हैं कि नहीं। तो ये रिएक्शन होगी और इसके लिए बॉन्ड हेबर साइकिल यूज करेंगे। तो बॉन्ड हेबर साइकिल किसके बीच रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करता है? बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये समझ में आ गया एल्कली मेटल में केवल लिथियम क्यों रिएक्ट करता है? यस और नो? With N2, why only lithium reacts among alkali metals? तो डेल्टा एच को निगेटिव बनाने के लिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को निगेटिव बनाने के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है इन सब में? वो है लैटिस एनर्जी। यही एक निगेटिव वैल्यू है, बाकी सारी पॉजिटिव है। तो ये लैटिस एनर्जी हाई नेगेटिव होगी, तब एंटायर रिएक्शन की एंथैल्पी नेगेटिव बनेगी। और लैटिस एनर्जी हाई नेगेटिव कब होगी? तो लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे और पैकिंग में चार्जेस के बीच सेपरेशन पे।
ये तो दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी है। होपफुली फिजिक्स में आपने पढ़ लिया होगा अब तक, दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। तो एल्कली मेटल में रिएक्ट करता है ओनली लिथियम। नाउ कम टू सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में बताओ, आप पढ़ चुके हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो 11th में ही पढ़ लिया था। N2 के साथ रिएक्शन होती है कि नहीं होती है? तो आंसर है, इसके साथ तो सारे रिएक्ट करते हैं। पॉपुलर रिएक्शन ये Mg और कैल्शियम की यूज होती हैं। Mg और कैल्शियम के केस ज्यादा आते हैं। सारे रिएक्ट करते हैं। बट रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। हाई टेम्परेचर याद रखना थोड़ा आसान है, ये 500 डाटा आप याद रख सकते हैं। टेम्परेचर से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। तो ऐसा क्या है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो सारे रिएक्ट करते हैं, एल्कली मेटल्स में केवल लिथियम। तो आंसर साफ है कि यहां चार्ज ज्यादा है, Mg2+ और N3-। Q1 इंटू Q2 कितने यूनिट हो जाएगा? 6 यूनिट। ऐसे सोचो, एल्कली मेटल का डबल चार्ज है, डबल। एल्कली से डबल चार्ज है एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन पे, इसलिए ये रिएक्शंस हो जाती हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट करते हैं सारे। तो Mg और कैल्शियम की रिएक्शन आपसे एक्सपेक्टेड है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैल्शियम के कंपाउंड की, वो है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को N2 के साथ हीट करो। कैल्शियम कार्बाइड को N2 के साथ हीट करो। ये प्रॉब्लम कई कंपटीशन में आई है, नियरली 1000 डिग्री सेल्सियस पे। तो बनता है कैल्शियम साइनामाइड एंड चारकोल और कोक। ये है कैल्शियम साइनामाइड एंड कोक। प्रेशर तो नॉर्मल ही है बेटा, टेम्परेचर चेंज करते हैं टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन।
इवन दो, ध्यान देना, टेम्परेचर इज नॉट अ फेवरेबल पॉइंट फॉर एडिशन रिएक्शन। अगर थर्मोडायनेमिकली आप देखें तो टेम्परेचर इज नॉट अ फेवरेबल प्रॉपर्टी। T इंटू डेल्टा एस टर्म पॉजिटिव होता है तो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, अगर माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव होता है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या ये फेवरेबल है रिएक्शन के लिए? थर्मोडायनेमिकली नॉट फेवरेबल। फिर भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? ये पूरी केमिस्ट्री के लिए कंसेप्ट होता है। एडिशन रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है। फिर भी एडिशन हाई टेम्परेचर पे अगर हो रहा है तो सीधे सीधे समझ लेना कि हाई टेम्परेचर लिया गया है रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए। काइनेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्मोडायनेमिकली सॉरी, थर्मोडायनेमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखें, कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के मिक्सचर का नाम है नाइट्रोलिम। ये प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में कई बार आई हुई है। उन्होंने इवन ये पूछा व्हाट इज नाइट्रोलिम, तो कैल्शियम साइनामाइड और कोक के मिक्सचर को कहते हैं नाइट्रोलिम। अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज्यादा? इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस का रीजन क्या है? क्यों आती है ये रिएक्शन कंपटीशंस में? क्योंकि इससे एक इंपॉर्टेंट गैस बनाई जाती है जिसका नाम है अमोनिया। कैल्शियम साइनामाइड रिएक्ट करता है स्टीम से। कैल्शियम साइनामाइड स्टीम से रिएक्ट करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बनता है, और इस अमोनिया का यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में। तो इनडायरेक्टली हमने N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया। अमोनिया की इंपॉर्टेंस है। अमोनिया की हेल्प से आप फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, और फर्टिलाइजर्स, ये अमोनियम कंपाउंड तो नेचर के लिए जरूरी है, अर्थ के लिए, क्योंकि प्रोटीन का मेजर एलिमेंट नाइट्रोजन है, आप जानते ही हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बाद। प्रोटीन में नाइट्रोजन तो होता ही है, तो अमोनिया के बाद फर्टिलाइजर बनते हैं, अमोनियम फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। इसलिए रिएक्शन बार बार कंपटीशन में आती है। तो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन आती है N2 के साथ। लिख लिया? इनफैक्ट ये सारी रिएक्शन, ये जो हम लिख रहे हैं ना, Mg3N2 बनाना, Ca3N2 बनाना, एक और रिएक्शन लिखे मेटल के साथ जो आती है अक्सर, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन की रिएक्शन से भी नाइट्राइड बन जाता है। ये सारे के सारे नाइट्राइड अमोनिया बनाने के लिए यूज होते हैं।
चलो ठीक है, इतना लिख लिया आपने। लिख लिया कि नहीं इतना? ये तो मेटल्स के साथ रिएक्शन है। नाउ राइट डाउन रिएक्शंस विद नॉन मेटल। तो आप जरा सोचें अपने आप, नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन की रिएक्शन हेलोजेंस के साथ। आप जानते हैं, ऑलरेडी लिख चुके हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बनता है, N2 प्लस 3H2 देता है आपको 2NH3। जरा कंडीशंस को याद करो, कंडीशंस को सोचो। यू नीड 773 केल्विन टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फियर, बिल्कुल ठीक आंसर है, 200 एटमॉस्फियर। आयरन कैटालिस्ट, और आयरन के ऑक्साइड भी हो सकते हैं। मॉलिब्डेनम एज प्रमोटर, प्रमोटर वो जो कैटालिस्ट को और एक्टिवेट करे। पॉइंट ये है कि N2 और H2 के बीच रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन में होती है। तो जरा सोचो N2 और O2 का क्या होगा, क्योंकि यहां तो डबल बॉन्ड तोड़ना है। ये तो HH सिंगल बॉन्ड तोड़ना था, यहां तो डबल बॉन्ड तोड़ना है। तो ये हाई टेम्परेचर पे होती है, प्लेटिनम कैटालिस्ट चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और नाइट्रोजन और हेलोजन के साथ रिएक्शन हो, हेलोजन एक्सेस में प्रेजेंट हो, तो भी ट्राई हेलाइड ही बनता है, पेंटाहेलाइड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता पेंटाहेलाइड? हाँ, ऋषभ ने बिल्कुल ठीक आंसर किया। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 नहीं हो सकती। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। तो NX3 बनेगा, NX5 नहीं बनता। और आपको मालूम है कि नाइट्रोजन के ट्राई हेलाइड एक्सप्लोसिव होते हैं, आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, हेलोजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो बात हुई अबाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इनर्ट गैस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रोजन की रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती, ऑलमोस्ट इनर्ट है, तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती उनसे। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्साइड से, इनफैक्ट ये कहें कि ऑलमोस्ट ऑक्साइड से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती।
ये तो बात हुई अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ऑलमोस्ट इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन की एसिड से कोई रिएक्शन नहीं होती, नाइट्रोजन की बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, ये तो पहला कंपाउंड हुआ नाइट्रोजन N2। दूसरा कंपाउंड लिखो नाइट्रोजन का, अमोनिया। अमोनिया, देखो मैंने बिल्कुल लिमिटेड रिएक्शन आपको दी है जो आपसे एक्सपेक्टेड है, जो पता होनी चाहिए। आप किसी प्राइवेट बुक को देखेंगे तो रिएक्शन भरी पड़ी है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। अननेसेसरी रिएक्शंस को आपको रटना नहीं है, बस जो लॉजिकली समझ सकें और जितनी जरूरत है उतना करें। सेकंड कंपाउंड लिखो नाइट्रोजन का, अमोनिया। तो फर्स्ट लिखो अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अगर आपके पास अमोनियम सॉल्ट है और अमोनिया चाहिए तो एसिड बेस रिएक्शन करनी पड़ेगी। इसमें आपको बेस डालना होगा, बेस डालना होगा। बेस क्या करेगा, यहां से H ले जाएगा। बेस डालेंगे तो H चला जाएगा, आपको मिलेगा अमोनिया एंड वाटर। अमोनिया गैस लिबरेट होगी। तो किसी भी अमोनियम सॉल्ट में बेस डाल दो आप, किसी भी अमोनियम सॉल्ट में, ध्यान देना। जैसे ये सिंपलेस्ट सॉल्ट है NH4Cl, बेस डाल दिया NaOH, क्या बनेगा, अमोनिया H2O NaCl। आप प्रैक्टिकल्स पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे, बेस डालने पे गैस लिबरेट होती है तो समझ लीजिए कि अमोनिया की ही बात हो रही है। अदरवाइज गैस, सारी गैसेस लिबरेट होती हैं एसिड डालने पर। आपके सिलेबस में जो गैस है बेस डालने पे लिबरेट होने वाली सॉल्ट में, वो है अमोनिया गैस। आप बदल सकते हैं, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड की जगह अमोनियम सल्फेट ले लो, फर्क क्या पड़ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो। अमोनिया ही लिबरेट होगी, बैलेंस कर लेना। H2O बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। तो आप अमोनियम सॉल्ट ले लो और उसमें बेस डाल दो। सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, अमोनियम सॉल्ट एंड बेस। अगर बेस नहीं डालना है तो बेसिक ऑक्साइड भी चलता है, बेसिक ऑक्साइड। NH4Cl में जैसे आपने डाल दिया CaO तो भी रिएक्शन होती है, अमोनिया लिबरेट होगी, H2O प्लस CaCl2 बनेगा। तो बेस की जगह बेसिक ऑक्साइड भी होगा।
पॉइंट ये है, मैं बता दूं, हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है, ऑक्साइड आयन हो सकता है, हाइड्राइड आयन बेस हो सकता है, CH3 माइनस बेस हो सकता है। आपके सिलेबस में ये है, इन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि अमोनियम क्लोराइड में आपने NaOH डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड में आपने MgO डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड में आपने KH डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड में आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया, बताओ क्या होगा? रियलिटी में मैंने केवल बेस को बदला है, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, हाइड्राइड आयन, CH3 माइनस आयन, इनमें से हर एक केस में अमोनिया लिबरेट होगी। और क्या बनेगा साथ में? तो इसमें बनेगा H2O एंड NaCl, इसमें भी यही होगा, H2O एंड MgCl2। बट थर्ड केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और फोर्थ केस में मीथेन लिबरेट होगी साथ में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन और मीथेन क्यों आई। अगर आपको ये लिखने का तरीका समझ में आया है तो OH की जगह अगर हाइड्राइड आयन हो तो क्या होगा? H माइनस H प्लस से कंबाइन करेगा। OH की जगह अगर CH3 माइनस हो तो क्या होगा? CH3 माइनस को H मिलेगा, मीथेन बनेगी। ये है बेसिक आइडिया, ये बात दिमाग में रखनी है। जस्ट एसिड बेस रिएक्शन। समझ में आ गया? अमोनियम सॉल्ट से अमोनिया कैसे बनेगी? अमोनियम सॉल्ट से। दूसरा एग्जाम्पल लिखें। अरे हैबर्स प्रोसेस तो अमोनिया N2 से बनेगी, वो तो 4-5 बार लिख चुके हैं। अभी लिख लो, अभी आगे लिख देता मैं बेटा अमोनियम सॉल्ट से बनाने की बात कर रहा था अभी। लिख लो ये, वरना ये प्रॉब्लम दिमाग में घूमती रहेगी। अभी अभी आपने सारी कंडीशंस लिखी, हैबर्स प्रोसेस, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल मेथड है हैबर्स प्रोसेस। नेक्स्ट लिखो, नाइट्राइड आयन से अमोनिया कैसे बनेगी? बताओ क्या ऐड करें नाइट्राइड आयन में कि अमोनिया बन जाए? तो नाइट्राइड आयन से अमोनिया अगर आपको बनानी है तो आप रेडीमेड H प्लस आयन ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, मतलब एसिड डाल सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो आप किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन का सोर्स डाल सकते हैं जिसमें OH बॉन्ड हो।
अगर ये भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड सी एच भी होना चाहिए, ये भी हो जाएगा तो भी NH3 बनेगा। तो OH बॉन्ड की हाइड्रोजन को कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, या तो रेडीमेड एसिड हो या एक्टिव हाइड्रोजन हो, ट्रिपल बॉन्ड CH की हाइड्रोजन को भी एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। तो जैसे आपके पास है कैल्शियम नाइट्राइड, इसमें आपने HCl डाल दिया और कैल्शियम नाइट्राइड में आपने वाटर डाल दिया। आंसर है दोनों केस में अमोनिया मिलेगी, दोनों केस में आपको अमोनिया मिलेगी। क्यों मिलेगी दोनों केसेस में अमोनिया? क्योंकि इससे रेडीमेड H+ आ रहे हैं और इससे एक्टिव हाइड्रोजन आ रही है, OH बॉन्ड है। नाइट्राइड आयन एक बेस है, बेस को क्या चाहिए, या तो H+ या एक्टिव हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया सावन बेटा, आपसे यही एक्सपेक्टेड था। H2O क्या है बताओ बेटा? मैंने H2O के साथ रिएक्शन लिख दी है। व्हाट इज H2O? H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है बेटा, लुईस बेस भी है और उसमें एक्टिव हाइड्रोजन भी है। यहां हम बेस के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो आंसर ये है कि इसमें आप HCN डाल दें तो भी अमोनिया लिबरेट होगी। नेक्स्ट आंसर ये है कि इसमें अगर आप इथाइन डाल दें, अब मालूम नहीं आप इथाइन को क्या समझते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, ये तो आप ही बता सकते हैं कि आप इथाइन को क्या समझते हैं। अगर इसमें एल्कोहल डाल दें तो आप एल्कोहल को क्या समझते हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं। तो बेटा इथाइन वीक एसिड है, एल्कोहल वीक एसिड है, H2O में भी एक्टिव हाइड्रोजन है, तो इसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं एज वीक एसिड। होता तो एम्फोटेरिक है, बट एम्फोटेरिक मतलब दोनों करेक्टर, एसिड और बेसिक। ऑर्गेनिक एसिड कभी स्ट्रांग नहीं होते, ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं बेटा। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा, जब मैंने यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड OH लिखा, इन सब का मतलब ही था वीक एसिड, और इसका मतलब था स्ट्रॉन्ग एसिड।
पॉइंट क्लियर है। नाइट्राइड आयन को कैसे कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में? नाइट्राइड आयन को कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और ये सारी रिएक्शन नॉन रिडॉक्स हैं, नॉन रिडॉक्स एसिड बेस रिएक्शन। और जब मैंने वर्ड यूज कर दिया एसिड बेस रिएक्शन, तो और कहानी खत्म हो गई। यहाँ क्लीन लिखा हुआ है, ये बेस मींस यहाँ पे जो कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं वो सब क्या है? एसिड। अभी भी कोई कंफ्यूजन है या इसमें भी कोई क्वेश्चन और बन सकता है? अब ये मत पूछ लेना कि सर क्या ये डाई बेसिक एसिड से रिएक्ट करेगा। हो सकता है अगला क्वेश्चन ये बन जाए कि क्या ये डाई बेसिक से रिएक्ट करेगा। फिर आप पूछो क्या ये ट्राई बेसिक से भी रिएक्ट करेगा। तो आप खुद सोचो कि क्या ये क्वेश्चन पूछने लायक हैं इतना कुछ बताने के बाद। तो ये बात हुई नाइट्राइड आयन से अमोनिया बनाने की। किसी को किसी में कंफ्यूजन हो बताओ मुझे। तो ये सारी रिएक्शन थी नॉन रिडॉक्स, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर हम बात करें नाइट्रेट आयन से अमोनिया बनाने की, तो क्या होगा? एक्चुअल में अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में ही है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ये दो नाइट्रेट मिलते हैं। दे आर हाईली सॉल्युबल। सोडियम नाइट्रेट को और पोटेशियम नाइट्रेट को क्या नाम देते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट है इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन। और NaNO3 को क्या कहते हैं? चाइल्ड सॉल्ट पीटर। क्या आप इंडिया शब्द का मतलब जानते हो? दुनिया में जितनी भी कंट्री है, दुनिया में जितनी भी कंट्री है उसमें शायद 2 या 3 कंट्री ऐसी हैं जिनके नेम हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग हैं। हिंदी में भारत कहते हैं, इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। इसी तरह से इजिप्ट, इजिप्ट इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में क्या है? तो मेरी नॉलेज में ये है सिंपल सा कि कुछ 2 3 कंट्री हैं शायद ऐसी जिनके हिंदी और इंग्लिश में नेम अलग अलग हैं। अदरवाइज सबके हिंदी और इंग्लिश में नेम तो नेम ही होता है। ये थोड़ी होता है कि हिंदी से इंग्लिश बनाओ तो नेम बदल जाएगा। मेरा नाम हिंदी में भी अरविंद लिखेंगे, इंग्लिश में भी अरविंद लिखेंगे, नेम थोड़ी बदल जाएगा लैंग्वेज बदलने से। फिर भी हमारा नाम बदल गया, अंग्रेजों ने इंडिया रखा। बता सकते हो इंडिया की डिक्शनरी मीनिंग क्या है? इंडिया वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग क्या है?
भारत का मतलब तो होता है भा मतलब भूमि, सब कुछ। और रत मतलब डूबा हुआ, जैसे होता है ना कार्यरत, काम में डूबा हुआ। ये शब्द पढ़ा है ना, कार्यरत, काम में डूबा हुआ इंसान। तो भारत मतलब पृथ्वी में, जल में, आकाश में डूबा हुआ इंसान, भारत में रहने वाला। मतलब हम सब लोगों, सब चीजों की पूजा करते हैं, पृथ्वी की, सन की, वाटर की, एवरीथिंग। इससे नाम पड़ा भारत। इंडिया का क्या मतलब है? इंडिया की मीनिंग अगर मैं बता दूं तो शायद हो सकता है आपको बुरा लग जाए। इंडिया मतलब मूर्ख लोगों का देश। ये टिपिकल हिंदी है। इंडिया की जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है मूर्ख शहर, या मूर्ख लोगों, मूर्ख लैंड, जहां मूर्ख रहते हैं। क्योंकि अंग्रेजों को तो पसंद नहीं थी, उन्हें पता था ये तो पूजा करते हैं, ये करते हैं, हमारी मान्यताएं उनको पसंद नहीं थी। वो गलत मानते थे हमारी मान्यताओं को। वो मानते थे कि ये लोग तो अनपढ़ गवार हैं, मूर्ख हैं। इसलिए उनने नाम दिया इंडिया। तो आपको शायद पता नहीं होगा, हिस्ट्री से हटा दी गई ये बातें। पहले आंदोलन हुए इंडिया नाम हटाने के, इंग्लिश हटाने के आंदोलन हुए, इंडिया नाम हटाने के आंदोलन हुए। 70s में तो ये हालत थी कि कहीं अगर इंग्लिश लिखी दिख जाए तो लोग फाड़ देते थे पेज। कोई एक इंग्लिश बोल दे सड़क पे तो उस पर टूट पड़ते थे लोग, मारते थे उसको मिलके। 70s में एक ऐसा आंदोलन हुआ था। नफरत करते थे लोग, धीरे धीरे करके हम अंग्रेजी के गुलाम हो गए, डीएनए ही बदल गया हमारा। अब हमें इंडिया कहना ज्यादा अच्छा लगने लगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इंग्लिश में कोई गाली भी दे तो भी अच्छी लगती है, क्योंकि हमें उसका मतलब ही नहीं मालूम। हाँ, ये बहुत बढ़िया कीरत ने रिसर्च करके बताया। इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इट इज मेंशन्ड दैट पुअर एंड ओल्ड फैशन्ड पीपल। अब थोड़ा इज्जत बढ़ाने के लिए कह दिया ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन्ड का मतलब सीधा सीधा क्या है? देख लेना, किसी भी डिक्शनरी में देख लेना। ये तो ऑक्सफोर्ड की बात है, वेबस्टर देख लेना, किसी को भी देख लेना। इंडिया वर्ड की मीनिंग ही है जहां पे मूर्ख लोग रहते हो। चलो कोई बात नहीं, इस पे आते हैं। ये तो चलो अंग्रेजों ने नाम दे दिया और हमारी गवर्नमेंट में अंग्रेज ही आए शुरू में। जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज ही थे। उनका तो जन्म हुआ मात्र भारत में, अदरवाइज वो, उनकी पूरी लाइफ इंग्लैंड में गुजरी, एजुकेशन इंग्लैंड में गुजरी। इसलिए वो देखने से भारतीय थे, बाकी पूरा अंग्रेज ही थे। और दुर्भाग्य है कि जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम बने, मतलब एक अंग्रेज ही पीएम बना, ऐसे सोच लें। और जब अंग्रेज पीएम बनेगा तो अंग्रेजी थोड़ी हटाएगा वो, इंडिया नाम थोड़ी हटाएगा, चलता रहे। इंडिया जब कोई कहता है ना हमें यू आर एन इंडियन, तो वो गाली देता है इनडायरेक्टली। पर अंग्रेजी में गाली भी अच्छी लगती है, आप जानते ही हैं। हमारा डीएनए ऐसा हो गया कि इंग्लिश में गाली भी अच्छी लगती है। तो
तो मैं बात कर रहा था सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट से अमोनिया बनाने की। तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा रिडक्टेंट। ठीक है, तो चलो अभी इस पॉइंट पे छोड़ रहा हूँ, अगली क्लास में करेंगे। आप लोग दूसरी क्लास करें, इसको डिटेल में लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये ध्यान रहे, मैं आपको बता दूं, आप में से कई बच्चों